हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरी क्लास 10th साइंस का लेक्चर नंबर 3 आ रहा है आज इंग्लिश मीडियम का, चैप्टर नंबर 10 का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इससे पहले हमने पढ़ा था कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डीप स्टडी की थी। और आज हम बात करेंगे बेटा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले इमेज से मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करा दूं कि इमेज एक्चुअल में होता क्या है मिरर में, ठीक है ना। इमेज बेटा अपन को ये रफ कर दूं मैं, ठीक है, टॉपिक। तो इमेज जो जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा हो, जैसे मैं आईने के सामने खड़ा हूँगा तो मेरी जो फ़ोटो या मेरा जो इमेज होगा वो किसके अंदर दिखेगा, आईना के अंदर दिखेगा। जैसा मैं हूँ वैसा ही आईने में अंदर दिखेगा, तो वो एक्चुअल में कहलाता है इमेज। तो आज वो इमेज बनता कैसे है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में। प्लेन मिरर में तो मैंने बता चुका था, बता दिया था। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए बेटा लॉज कुछ हमको फॉलो करने पड़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन लॉ, ठीक है। किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है ना। स्फेरिकल मेनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसके सबसे पहले लॉ लिख लो, और इसमें जो नई टर्मिनोलॉजी आएगी वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, आपको मैं वो डेफिनेशन समझा दूंगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए स्फेरिकल मिरर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि two rays must be there in रे डायग्राम, ठीक है ना। रे डायग्राम में दो रेज होनी ही चाहिए, ठीक है ना। टू रेज मस्ट बी देयर इन रे डायग्राम एंड वेयर दे मीट to each other the image is formed, at that place, ठीक है। पहले ये सारी चीज़ें लिख लो, फिर ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो दो रेस का होना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है, रे डायग्राम में हमको इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। और जहाँ पर दोनों रेस मिलेंगी वहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट से निकलेगी रेस, जैसा मैंने बताया था कि रेस कहाँ से निकलती बेटा? ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, ना कि लाइट रेस कहाँ से निकलती हैं? पहले ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, फिर हमारी आंखों में आती हैं। तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, दो रेज होना बहुत ही ज़रूरी है रे डायग्राम के लिए। और जहाँ पर वो दोनों रेज मिलेंगी वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है पहला लॉ, ठीक है ना। दूसरा है बेटा, दूसरा क्या है? लिख लो सबसे पहले, फिर बताता हूँ। व्हेन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस नया शब्द आया, पैरेलल टू बता रहे हैं इसका, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस, ठीक है। इट गोज फ्रॉम फोकस, वो क्या होगा जब रे क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है नया शब्द है, तो इसका मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले लॉ लिखवा दूं, फिर प्रिंसिपल एक्सिस बताऊंगा, और फोकस क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। सेकंड है। दूसरा थर्ड लॉ है बेटा, थर्ड लॉ लिख लो। तीसरा है इसका जस्ट अपोजिट, कि जब फोकस से होके जाएगी तो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तीसरा लॉ है व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम फोकस, ठीक है। इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, लेकिन हम नॉर्मल भाषा में इसको फोकस कहते हैं। फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, थोड़ी सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल
टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी जब फोकस से होके जाएगी। पहले लॉ लिख लो, फिर सारी बातें ये रे डायग्राम में बताऊंगा तो क्लियर हो जाएंगी। जब लाइट रे क्या होगी, फोकस से होके जाएगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकेंड लॉ के ठीक अपोजिट था ये। फोर्थ लॉ है बेटा, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी तो दो ही नई शब्द आए हैं, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो बताते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको पता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद इट रिटर्न्स बैक टू सेम पाथ, मतलब जिस पाथ से होके जाएगी दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर में वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाएगी। जिस पाथ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाएगी, ठीक है ना। फोर्थ लॉ। और फिफ्थ लॉ तो सबको पता है फिफ्थ लॉ के बारे में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सभी लॉ में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। ये 5 लॉ में हमको फॉलो करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। एक मैं करके बताता हूँ, जैसे अभी 2 नए शब्द आए थे तो पहले उनको इंट्रोडक्शन करा दूँ, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, इसके बाद मैं आप लोगों को रे डायग्राम बताता हूँ, ठीक है। ये लिख लो। तो प्रिंसिपल एक्सिस बेटा एक इमेजिनरी लाइन है, वो इमेजिनरी लाइन जो मिरर के पोल से होकर जाती है, ठीक है। एक ये स्फेरिकल मिरर है, मान लो स्फेरिकल मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर है। तो एक इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं जो पोल से होकर जाती है, इसको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिन करते हैं इसलिए इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इमेजिनरी लाइन passes through the pole of मिरर के पोल से होकर जो लाइन जाएगी इमेजिनरी लाइन, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऐसा मान लेते हैं अपन रे डायग्राम के लिए, ओके। समझ में आया सभी को प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अब हम फोकस की बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया। फोकस, तो फोकस की डेफिनेशन है, ये मान लो कॉनकेव मिरर ले लिया हमने एक, तो लॉ जो हमने लिखा था, एक लॉ लिखा था कि जब कभी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, लिखा था ना पैरेलल होगी जब कोई लाइट रे, तो जिस पॉइंट से होकर रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट से होकर जाएगी उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, ठीक है ना। यही इसकी डेफिनेशन भी है। ये डायग्राम बना लो और इसकी डेफिनेशन लिख लो। इसकी डेफिनेशन लिखो, वही थी, व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है, इट गोज टू स्पेसिफिक पॉइंट, या इट पासेस लिख सकते हो, इट पासेस टू स्पेसिफिक पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकस, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन कभी कभी हमारे बोर्ड्स एग्जाम में भी आ जाती हैं। तो फोकस की ये डेफिनेशन है कि जब लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो जिस पॉइंट से होकर रिफ्लेक्शन से होकर जाएगी वो फोकस से ही जाएगी। जब ऐसी कंडीशन होगी तो फोकस से उसको जाना पड़ेगा, ये लॉ है, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। समझ में आया सभी को। तो ये तो समझ में आ गया कि पैरेलल, पहला लॉ समझ में आ गया कि दो रे होना कंपलसरी है, ठीक है। अभी इमेज फॉर्म्ड नहीं हुई है, ठीक है ना। तो एक और लाइट रे आएगी ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे मान लो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो 2 लाइट रे आई, तो ये भी पैरेलल है, तो कहाँ से होकर जाना पड़ेगा उसको, फोकस से।
है ना। तो फोकस यहाँ पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस में। तो ये हम पढ़ेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का। तो कहाँ पे जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगी, ये सब बताएंगे। तो दो रेस कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस पर। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। समझ में आया। फिर ये प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस वाला भी समझ में आ गया। ठीक है, रे डायग्राम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस वाला समझ में आया कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस होगी तो किस पॉइंट से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। अब इसके थर्ड वाला लॉ क्या पढ़ा था कि जब फोकस से पास होगी, कोई लाइट रे आ रही है ऐसी, तो फोकस से जा रही है तो क्या होगा, उसको रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल होना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होना पड़ेगा। ये पोल है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो क्या होना पड़ेगा, उसको पैरेलल होना पड़ेगा। समझ में आया, ये लॉ था। फिर इसके बाद कौन सा लॉ था बेटा, ये रे डायग्राम सभी बनाते चले। फोर्थ लॉ था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर अभी एक और हम फॉर्मूला आज पढ़ने वाले नया सा। तो ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कह रहा है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे जाएगी, ये जा रही, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी सेम पाथ में वापस चली जाएगी, मतलब सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। समझ में आया सभी को। ये लॉ भी इजी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस। ठीक है। और लास्ट क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अपन लोगों ने पढ़ चुका है कि कहीं से भी यदि लाइट रे जा रही है, मान लो ये जा रही है पोल से जा रही है, सपोज है ना, पोल से जा रही है, ये पोल में गई, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब I इक्वल टू R होना चाहिए। ठीक है, ये फिफ्थ लॉ हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट हम बताने जा रहे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक नया शब्द आने वाला है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस पढ़ा अभी हमने, ठीक है, फोकल लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि C से, ये C है, और C से P तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना, R। इनके बीच में है फोकस, है ना, बीच में है फोकस, बीच में होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू द पोल। ठीक है, फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच की लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ क्या होती है, फार्मूला होता है फोकल लेंथ स्मॉल f इज इक्वल टू R/2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर दी होगी R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो या तो f इक्वल टू R/2 होगा, या तो R इक्वल टू 2f लिख सकते हो। ठीक है ना। मतलब मेरा बताने का ये था कि फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, बिल्कुल हाफ में होता है, ठीक बीच में होता है, क्योंकि f इक्वल टू R/2 फोकल लेंथ से हम निकाल लेंगे कि फोकस की डिस्टेंस क्या होगी। समझ में आया सभी को। आई होप आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी। और बहुत ज़्यादा ये आज नॉइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे आज वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि कंटिन्यू कर भी नहीं सकता, बहुत नॉइज़ फैल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यदि कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।